आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन है। आज हम उनको किस रूप में याद करें, किस प्रकार से जानें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम किसी विचारक के, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के विचारों का विश्लेषण 125 वर्ष बाद करना शुरू करते हैं, और यह स्वाभाविक भी हो जाता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जिन्होंने भी गांधी के कांग्रेस में प्रवेश के बाद भारतीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप किया है, उनका गांधी से टकराव या सहयोग या गांधी के साथ के उनके संबंधों पर चर्चा स्वाभाविक ही हो जाती है। तो हम कई दृष्टियों से सुभाष बाबू पर, नेताजी पर चर्चा कर सकते हैं। नेताजी के उस क्रांतिकारी अभियान का जिसके द्वारा उन्होंने भारत की आज़ादी का स्वप्न देखा, नेताजी के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों का, उसमें अंतर्निहित उनके विचारों के संदर्भ में हम नेताजी को समझ सकते हैं। नेताजी क्या उस समय के वर्तमान राजनीतिक हस्तक्षेप को समझ सकते हैं। उस समय और आज यह अधिक चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है कि नेताजी की मृत्यु रहस्यमय ढंग से हुई है। जितना काम नेताजी के संदर्भ में किया जाना चाहिए था अकादमिक दुनिया में भी, उस दृष्टि से उन पर काम नहीं हुए हैं। कई ऐसे संदर्भ हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। मैं शुरू करता हूं कि गांधी ने अपने मृत्यु के ठीक 7 दिन पूर्व 23 जनवरी 1948 को दिल्ली के प्रार्थना सभा में क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि सुभाष बाबू के जन्म तिथि पर मेरी आदत किसी की जन्म तिथि या मृत्यु तिथि याद करने की नहीं रही है। सुभाष बाबू की तिथि को याद करने का एक खास कारण है। वे हिंसा के पुजारी थे, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, पर इससे क्या, मेरे पास गुण की ही कीमत है। तुलसीदास को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहही पथ परिहरी वरी वारि विकार। हंस जैसे पानी को छोड़कर दूध ले लेता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। मनुष्य मात्र में गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए, दोषों को भूल जाना चाहिए। सुभाष बाबू बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वे सेनापति बने। उनकी सेना में हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सभी धर्मों के लोग समान रूप से रहे हैं। उनमें न प्रांतीयता थी, न रंग भेद था, न जाति भेद। सेनापति के नाते ज़्यादा सहूलियतें भी वे न लेते थे। सब धर्मों को समान माने, यही हिंदू धर्म है। यह सुभाष बाबू की विचारधारा में समाहित था। सुभाष बाबू में यह सब तो था। इसके अलावा सबके मन को हर करके अपना काम वह बाखूबी करा लेते थे। यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 90 से मैंने उद्धृत किया है।
लेकिन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद कायम रहे, जैसा कि उन्होंने अपने अंतिम व्याख्यान में भी जो सुभाष बाबू के संबंध में उन्होंने 23 जनवरी 1948 को दिया है उसमें कहा था। अहिंसा को गांधी अनुशासन का सार तत्व कहते हैं। अगर उसमें उत्तेजना के सामने टिकने की ताकत न हो, शक्ति न हो, तो उसकी सच्ची कसौटी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में आज दोनों मार्गों की परीक्षा हो रही है, यानी हिंसा के मार्ग की और अहिंसा के मार्ग की। कार्यकर्ताओं को दोनों में से एक को चुन लेना है। जो कार्यकर्ता कांग्रेस में रहकर इससे अन्यथा विचार रखते हैं अथवा उल्टी रीति से काम लेते हैं, वे अपने प्रति या कांग्रेस के प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यह निर्धारित कर लिया था कि वह अहिंसा की नीति अख्तियार करेगी। यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 68 से हमने उद्धृत किया है। 29 जनवरी 1939 की बात है। 38 में सुभाष बाबू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 39 में दूसरी बार ये चुनाव में खड़े हुए। उन्होंने कांग्रेस के मान्य उम्मीदवार, या यूं कहिए कि गांधी के मान्य उम्मीदवार को 95 मतों से पराजित किया था। 20 वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत ने महात्मा जी के निर्देश के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी। जनादेश स्वीकार करना था। जनादेश को स्वीकार करना गांधी के और उनके अनुयायियों के लिए लाजमी था। अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मूला भाई देसाई, पट्टाभी सीतारमैया, शंकर राव देव, कृपलानी जी, अब्दुल गफ्फार खां, जमनालाल बजाज आदि ने कांग्रेस कार्य समिति से उस समय त्याग पत्र दे दिया और कहा कि आपको ऐसे कार्य समिति चुननी चाहिए जो आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करती हो, यानी बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हो। सेगांव में 5 फरवरी 1939 को नेताजी को पत्र लिखते हैं और उसमें मौलाना साहब का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने कार्य समिति से अलग हो जाने का सुझाव दिया था। गांधी का मानना था कि इससे सुभाष की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन राजेंद्र बाबू ने यह तर्क दिया कि अगर इस्तीफा तुम्हारे हाथ में हो तो इससे तुम्हें मदद मिलेगी। गांधी ने लिखा कि मेरी समझ के अनुसार पुराने साथी जिन्हें तुम दक्षिणपंथी मानते हो कार्य समिति में काम नहीं करेंगे। यदि तुम्हारे लिए यह ज्यादा सुविधाजनक हो तो तुम उनके इस्तीफे अभी ले सकते हो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए और उनके लिए उचित नहीं होगी। तुम्हें अपना कार्यक्रम गढ़ने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए दक्षिणपंथियों से। आगे उन्होंने लिखा कि जहां तक मेरा बस चले मैं तुम्हारे साथ सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुम्हारे साथ सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। 31 जनवरी 1939 को बारडोली से समाचार पत्रों के लिए गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया जो कई समाचार पत्रों में, बॉम्बे क्रॉनिकल में, हिंदू में, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ। इसमें गांधी जी ने क्या कहा? मैं निश्चित रूप से उनके दोबारा चुने जाने के विरुद्ध था। चुनाव के संबंध में उन्होंने वक्तव्य के द्वारा जो दलीलें दी हैं उससे मैं असहमत हूँ। उन्होंने अपने सहयोगियों के बारे में जो कुछ कहा है वह अनुचित और अशोभनीय है। मैं इस विजय से खुश हूँ। चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले लेने के बाद पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव से पीछे न हटने की सलाह मैंने दी थी, इसलिए यह हार उनसे ज्यादा मेरी है।
इसलिए कहा गया कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार है। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि उन सिद्धांतों को और उस नीति को मान्य नहीं करते जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यानी अहिंसा के सिद्धांत का, अहिंसा की नीति का कांग्रेस के अधिकांश प्रतिनिधि मान्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुभाष बाबू उन लोगों की कृपा से ही अध्यक्ष बने जिन्हें वे दक्षिणपंथी कहते हैं। वे समान विचार वाले लोगों के साथ अपनी समिति गठित करें और बिना बाधा के, बिना अड़चन के अपना कार्यक्रम वह चला सकते हैं। हम देखते हैं कि उस समय कांग्रेस तेजी से भ्रष्ट संगठन बनती चली जा रही थी। नकली मतदाताओं से प्रतिनिधि चुने जा रहे थे। गांधी ने जाली नाम हटाने की उस समय कांग्रेस को सलाह दी थी। कार्यक्रम भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कांग्रेसी मंत्रियों को अपना पद कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, यह माना जाने लगा था। गांधी ने कहा कि सुभाष बाबू देश के दुश्मन नहीं हैं। सुभाष बाबू देश के दुश्मन नहीं हैं, इसके लिए उन्होंने कष्ट सहन किए। उनकी नीति और कार्यक्रम अत्यंत अग्रगामी। गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस जनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस मनोवृत्ति रखते हों और यह सोच समझकर कांग्रेस से बाहर हैं, वे उनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए जो लोग कांग्रेस के भीतर रहने में असुविधा अनुभव करते हों वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन दुर्भावना से नहीं बल्कि ज्यादा सेवा करने की भावना से ही वे बाहर जाए। यह हरिजन में गांधी ने 4 फरवरी 1939 को लिखा। सुभाष बाबू ने गांधी के वक्तव्य पर अपनी लंबी प्रतिक्रिया दी है, लंबी टिप्पणी की है और कहा है कि मुझे यह देखकर दुख होता है कि महात्मा गांधी ने उसे अपनी पराजय माना है, विनम्रतापूर्वक अपनी असहमति प्रकट की है और कहा कि मतदाताओं अर्थात प्रतिनिधियों से महात्मा गांधी के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए चुनाव का नतीजा उनको प्रभावित नहीं करता है। अखबार वालों में कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी और वामपंथी गुटों की खबरें आ रही थी। चुनाव नतीजे को वामपंथी गुट की विजय माना जा रहा था। इसका उत्तर देते हुए सुभाष बाबू ने कहा कि जनता के सामने 2 मुख्य प्रश्न रखे गए थे। संघीय योजना के विरुद्ध संघर्ष, दूसरा प्रतिनिधियों को अपना अध्यक्ष चुनने के मामले में पूरी स्वतंत्रता। चुनाव परिणाम के महत्व का विश्लेषण करने में कल्पना का सहारा नहीं लेना चाहिए और न ही इसका विशेष अर्थ लगाना चाहिए। बहस के लिए अगर इसे वामपंथी विजय मान लें तो हमें उसके कार्यक्रमों को देखना चाहिए। वे राष्ट्रीय एकता चाहते हैं और संघीय योजना का अवनत विरोध करना चाहते हैं, अनवरत विरोध करना चाहते हैं। वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के समर्थक हैं। वामपंथी कांग्रेस में दरार नहीं डालेंगे। अगर दरार पड़ी तो वह उनकी कोशिशों के बावजूद पड़ेगी। यह सुभाष बाबू स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। कांग्रेस संगठन में दरार पड़ने का न कोई कारण है न औचित्य। इसलिए तथाकथित अल्पसंख्यक दल के लिए तथाकथित बहुसंख्यक दल के साथ असहयोग करने का कोई प्रसंग उत्पन्न नहीं होगा। वे दरार नहीं पड़ने देने के लिए अंत तक कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसदीय और गैर संसदीय क्षेत्र में जो भी नीति अभी तक चलती आई है उससे एक कदम अलग कोई नीति नहीं अपनाई जाएगी। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार ही कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि कुछ अवसरों पर सार्वजनिक प्रश्नों पर मुझे दुख के साथ महात्मा गांधी से असहमत होना पड़ा है,
लेकिन उनके वक्तव्य के प्रति मेरा आदर भाव किसी से भी कम नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि उनका विश्वास प्राप्त करूं, और यह कोशिश मैं इसलिए करूंगा कि मेरे लिए यह दुख की बात होगी कि अन्य लोगों का विश्वास तो जीत सकूं, लेकिन भारत को के सबसे महान व्यक्ति का विश्वास न जीत सकूं। यह सुभाष बाबू लिखते हैं। अब हम देखें कि 16 जुलाई 21 को गांधी जी ने सुभाष बाबू को यह सलाह दी कि तुम हमसे मार्गदर्शन क्या चाहते हो। तुम्हारे यहां तो बंगाल जाओगे जो चित्तरंजन दास से मिलना, पर्वत जैसा महान पुरुष तो तुम्हारे कलकत्ता में ही है, फिर तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है। सुभाष बाबू कहते हैं कि कस्तूरबा और गांधी उनको नीचे तक छोड़ने आए थे। सुभाष बाबू ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि गांधी की छवि उन्हें पर्वतकार प्रतीत हुई, परंतु ब्रिटिश विरोधी कार्यक्रम फीका और नरम लगा। चित्तरंजन दास और गांधी के बीच सुभाष से संबंधित वार्तालाप में गांधी ने कहा था, मैं भी उनकी के विलक्षण सामर्थ्य और देश के प्रति उनके अलौकिक प्रेम की सदैव प्रशंसा करता रहता हूं, परंतु आप जैसी परिपक्वता पाने के लिए अभी बहुत कुछ उसे सीखना और जानना बाकी है। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री अरदास ने कहा कि गांधी जी, मेरी प्रशंसा करने में आप सुभाष बाबू को कम करके आंकने की भूल मत कीजिए। विगत 6 वर्षों से मैंने उसकी तड़प, उसकी संगठन क्षमता और उसके प्रखर देशाभिमान को बहुत निकट से देखा है। वह एक जगमगाता तेजस्वी हीरा है, इसलिए थोड़ा कठोर, बहुत कुछ उन्मत्त और उतना ही उस पर बंधन डालने का अर्थ है झंझावात को कोठरी में बंद कर देना। देश की भलाई के लिए अनेक चक्रवात उत्पन्न करने की क्षमता उसमें है। आप उसका यथायोग्य उपयोग कीजिए, सुभाष को निराश्रित नहीं छोड़िए। वह सुभाष कौन है? वह सुभाष उग्रवादी देशभक्त है। ब्रिटिश शासन के प्रति उनके हृदय में तीक्ष्ण शत्रुता है। कलकत्ता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन का शिक्षा प्राप्त कर राज्य से संघर्ष करने वाला वह कर्मयोगी है। वह 1920 में ICS की परीक्षा पास करते हैं। 1921 में 24 वर्ष की अवस्था में पद त्याग करते हैं और 1923 से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में वे स्वराज्य दल के सदस्य बनते हैं। 1925 से 1927 ईस्वी तक नजरबंदी भी रहते हैं। उनको समझौतावादी नजरिया पसंद नहीं है, विद्रोही स्वभाव है, इसलिए वे गांधी के विचारों को पूर्ण रूप से पचा नहीं सके। दोनों में सैद्धांतिक मतभेद है और यही मतभेद जो है को काफी इतिहासकारों ने विश्लेषण में उभारने की कोशिश की है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही जब भारतीयों की ओर से लिन लिथगो उस समय वायसराय थे, ने भारतीयों की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी, तो भारतीयों के मन में गहरा असंतोष छा गया। उस समय भी गांधी
ब्रिटिशरों के प्रति नर्म रवैया रखते थे, जबकि गांधी ने कहा कि रोटी मांगने चला था लेकिन पत्थर मिला। गांधी स्पष्ट मानते थे कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता ब्रिटेन की बर्बादी पर, ब्रिटेन के विनाश पर नहीं होगी। और नेहरू भी इस पक्ष में थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन को असमंजस में नहीं डालना चाहिए। वर्धा में 1939 में, सितंबर 1939 में कांग्रेस की बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी और साम्राज्यवादियों ने गांधी के इस विचार का विरोध करते हुए ब्रिटेन के हार की कामना की। फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ कर देने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर कांग्रेस यह नहीं करती है तो देश हित में स्वतंत्र रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ कर देगा। दिसंबर 40 की घटना है। सुभाष बाबू गुप्त रूप से देश छोड़कर चले गए। 1941 के मार्च में वे काबुल से बर्लिन पहुंचे। 27 फरवरी 42 को उन्होंने बर्लिन से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध भयंकर प्रचार प्रारंभ कर दिया। जून 43 के बाद वे जापान आ गए। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ली जानी चाहिए। डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी गदर पार्टी तथा अन्य क्रांतिकारियों ने तुर्की तथा जर्मनी से सहायता लेने की कोशिश की थी। श्री मजूमदार ने लिखा है कि जब क्रिप्स मिशन कांग्रेस के नेताओं से भारत में व्यर्थ वार्तालाप कर रहा था तो सुभाष चंद्र बोस इटली तथा जर्मनी से भिन्न प्रकार की बातचीत में निमग्न थे, जिसका भारत के भाग्य निर्माण में कहीं बड़ा हाथ था। उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा स्वतंत्रता आंदोलन को मिली, एक नई मोड़ आई। सुभाष बाबू को राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों का घालमेल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधीवादी राजनीतिक प्रक्रियाओं का, कार्य पद्धतियों का बराबर आलोचना किया। उन्होंने राजनीति को अपने स्तर पर परखने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि सुभाष बाबू पर इटली के प्लेटो, सिसरो, ग्रीन के व्यावहारिक प्रयोग का गहरा प्रभाव है, लेकिन ये इन सब से भिन्न विचार रखते हैं। वह कहते हैं कि राजनीति सौदेबाजी है और लिखा है अपनी पुस्तक में उन्होंने कि आप जितना शक्तिशाली हैं उससे अधिक शक्तिशाली आपको दिखना चाहिए। इसलिए 31 ईस्वी में 1931 में के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी के फूले हृदय और नम्रता की से अपनी बात रखने को उन्होंने पसंद नहीं किया था। उनका विचार था कि गांधी के स्वर में शक्ति की कमी थी। बोस ने कहा कि अगर महात्मा जी स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर की भाषा में बोलते तो अंग्रेज उनकी बात समझते और श्रद्धा से अपना सर झुका लेते। बोस की धारणा थी कि प्रयोजनों के शुद्धता से संबंध में सूक्ष्म नैतिक छानबीन में फंसने से राजनीतिक समस्याएं उलझ जाती हैं। वे गांधी को दोहरी भूमिका में पाते हैं। एक भूमिका में गांधी जनता के राजनीतिक नेता हैं और दूसरी भूमिका में वे अहिंसा के नए जगत गुरु हैं। गांधी के इन विचारों से उलझन और भ्रम पैदा हुआ है
ऐसा सुभाष मानते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति दो भूमिकाएं नहीं निभा सकता है। उन्होंने सुभाष बाबू ने साफ कहा कि नैतिक दृष्टि होने के कारण गांधी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और प्रतिक्रियावादियों के कुटिल चाल और षड्यंत्र को समझने में असफल रहे हैं। सुभाष बाबू के अनुसार राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो है आदर्शवाद से नहीं होगा। विवेकानंद भी उनके आदर्श रहे हैं। त्याग के बिना साक्षात्कार संभव नहीं है। स्वतंत्रता के लिए अत्यंत कष्ट उठाने की जरूरत है और नैतिक तैयारी की भी आवश्यकता है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था, लेकिन आत्मत्याग और कष्ट सहन भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आवश्यक माना था। अहिंसा के मुद्दे पर गांधी से इनका मतभेद स्वाभाविक रहा, क्योंकि अहिंसा गांधी की जीवन निष्ठा थी, जीवन का आदर्श था और जीवन दर्शन था। तो दूसरी ओर हिंसा मृत्यु का पर्याय था, जबकि बोस के लिए हिंसा और अहिंसा समय की मर्यादा पर परिवर्तित होने वाले विचार थे, तकनीक थे। गांधी के लिए अहिंसा तो स्वराज से भी बड़ा लक्ष्य था। इसलिए कहा कि हम अहिंसा को स्वराज की कीमत पर भी नहीं बेच सकते। सामाजिक दर्शन के रूप में अथवा सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में गांधी के कार्यक्रम में वह कोई स्पष्ट चित्र नहीं देख पाते हैं। यों राजनीति के चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हुआ, अभिमन्यु की हत्या हुई या अभिमन्यु दुर्घटनावश मारा गया, जो गांधी के लिए अंतिम समय में काफी कष्टकारक साबित हुआ है। जब भारत का विभाजन हो रहा था, कांग्रेस ने गांधी की इच्छा के विपरीत विभाजन स्वीकार कर लिया था, तो गांधी ने बड़ी करुणा हृदय में से कहा था, काश आज मेरा बेटा होता तो देश का विभाजन नहीं होता। और पहले ही मैंने कहा कि 7 दिन पहले अपने मृत्यु के गांधी 23 जनवरी 48 को प्रार्थना प्रवचन में सुभाष के जन्म दिवस के अवसर पर क्या कहा कि वे हिंसा के पुजारी थे। मैं अहिंसा का प्रयोग करता हूँ, पुजारी हूँ, इससे क्या, मेरे पास तो गुण की ही कीमत है। कभी व्यक्तिगत विद्वेष दोनों में नहीं रहा। उनका मतभेद वैचारिक रहा। जब भारत छोड़ो आंदोलन बुरी तरह से कुचल दिया गया, 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं रही। बहुत से नेता जेल के अंदर भेज दिए गए। जनता में असंतोष और खिन्नता व्याप्त कर गई। ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति से संचालित होने लगी और नेताओं के साथ व्यर्थ वार्तालाप में समय गंवा रही थी। डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि प्रथम युद्ध के समय कुछ क्रांतिकारियों ने तुर्की और जर्मनी से सहायता का असफल प्रयास किया, वही सुभाष बाबू द्वितीय विश्व युद्ध में इस लक्ष्य को पूरा कर सके। भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता को सुभाष आवश्यक मानते थे। 1940 ईस्वी को भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था कलकत्ता में।
29 नवंबर 1940 को उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। इनके बिगड़ते स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उनको रिहा कर दिया गया और फिर 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को जब वे रिहा के बाद पुलिस पहरे के बीच थे, अपने घर में रहने लगे और 17 जनवरी 41 ईस्वी को वे घर से पेशावर होते हुए बाहर निकल गए। पैदल भारतीय सीमा को पार की, काबुल पहुंचकर वे, और फिर बड़ी घटना है, 28 मार्च 1941 ईस्वी को विमान द्वारा मास्को से बर्लिन पहुंचने पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। उन्होंने जर्मन सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करेंगे और भारतीय युद्धबंदियों में से लोगों को चुनकर आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे। यही उनको नेताजी की उपाधि दी गई। पेरिस, रोम आदि जगहों में फ्री इंडिया सेंटर नामक संस्था की उन्होंने स्थापना की। आज हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके कुर्बानियों की याद करें। उनकी कुर्बानियों की याद हम किस रूप में करें? एक विरोधी, अहिंसा का मुखालफत करने वाला, अहिंसा के विरोध में खड़े होने वाले के रूप में नहीं, एक क्रांतिकारी ऐसे योद्धा के रूप में सुभाष बाबू को याद करने की आज जरूरत है कि वैश्विक राजनीति से संबंध गाड़ते हुए उन्होंने जिस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिचालन किया था और उसमें से जो अमृत तत्व आज भी हमारे सामने में मौजूद है, वह कुर्बानी का तत्व है, वह त्याग का तत्व है, वह समर्पण का तत्व है, वह गांधी भक्ति का तत्व है, वह अहिंसा के उच्चतम आदर्श के प्रति आस्था का तत्व है। इन तत्वों को, वह सद्भाव का तत्व है, वह भारतीय जनमानस में विश्वास का तत्व है, वह तत्व है जिससे के लिए आज भी भारत तड़प रहा है और वह तड़पन से मुक्ति का रास्ता खोज रहा है। वह है विभिन्नताओं में एकता का जो संचार सुभाष बाबू ने किया, उसकी आज भी देश को जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस नेताजी।